Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Anirudh, Kushal. I'm waiting for 2 minutes so everyone will join. चलिए सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए. लॉ पढ़ने जा रहे हैं हम आज बच्चे. बिल्कुल एक नया टॉपिक है, एक नया सब्जेक्ट है जो आपने 11th 12th में भी नहीं पढ़ा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गुड मॉर्निंग आकांक्षा. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तो टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ लॉ. लॉ की आज फर्स्ट क्लास है और कुछ पहले हम अपना और आपका एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. तो सबसे पहले वैसे तो भी बच्चे ज्वाइन कर ही रहे हैं तो इट्स बेटर वी वेट फॉर 2 मिनट. 2 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं. अभी सब ज्वाइन कर रहे हैं. चलिए मुझे आई एम रुचिता कौशिक एंड आई एम CSN LLB और मैं आपको लॉ पढ़ाने वाली हूँ. पिछले 15 साल से मैं लॉ पढ़ा रही हूँ CA CSN CMA के स्टूडेंट्स. और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लॉ पढ़ेंगे हम. एग्जाम्पल्स के थ्रू, केस लॉस के थ्रू. मतलब कोई रट्टा वट्टा नहीं मारना है, ठीक है. वो नहीं है वो हिस्ट्री की तरह थ्योरी पढ़ के हम सो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं करना है. तो लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाया जाए और पढ़ा जाए, ठीक है. तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे हम. वी शुड कीप इट अ टू वे कम्युनिकेशन. जब आपको मुझसे बात करनी हो तो आप रेज हैंड करेंगे. आपकी ऐप के ऊपर जैसे ही आप टैप करेंगे अपने मोबाइल पर एक आइकन उस पे आएगा जिसपे हैंड रेज का सिंबल बना होगा. जैसे ही वो आप टिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी कि आप अपना माइक ऑन करना चाहते हैं. तो मैं आपको यहाँ से परमिशन दे दूंगी. फिर आप मुझसे डायरेक्टली माइक पे भी क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. ओके केशव, वेरी गुड मॉर्निंग केशव. तो इस हिसाब से चलिए अब हम लॉ अपना शुरू करते हैं कि लॉ क्या है. यस ये अपना इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया. आई एम रुचिता कौशिक, CSN LLB. From last 15 years, I'm teaching you law. I've started my career as a practicing lawyer. हाई कोर्ट में पहले मैंने प्रैक्टिस की, फिर मैं बहुत सारी कंपनीज की कंपनी सेक्रेटरी रही और उसके बाद जो है आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स. तो आप पहले मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है व्हाट डू यू मीन बाय लॉ. क्या होता है लॉ? हाँ जी. यस आई एम लुकिंग एट योर चैट बॉक्स. व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? दिमाग की बत्ती क्या जलती है, क्या कहती है जब लॉ शब्द तुम्हें सुनाई देता है? आकांक्षा जी का आंसर आया रूल्स. बच्चे गॉर्च, एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? गॉर्च यही नाम है ना? रूल्स एंड रेगुलेशंस. बहुत अच्छा आंसर दिया आपने. पिटिशंस. ओके हाँ. तो बच्चे हम ये कह सकते हैं लॉ क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस. लेकिन क्या सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ है? अब आपकी मम्मी ने लॉ बनाया. अभी जनरल बात करते हैं, फिर आएंगे लीगल परिभाषा, ठीक है. अब तुम्हारी मम्मी ने लॉ बनाया कि भैया 7 बजे डिनर करना है और फिर 8 से 10 पढ़ना है, 10 बजे सो जाना है. लेट नाइट पार्टी, हैंग आउट विद फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, फेसबुक कतई नहीं. और मम्मी ने भी बोल दिया अगर तुम पकड़े रहे ये सब करते रहे तो भैया तुम्हारी सारी पॉकेट मनी कैंसिल, पूरे महीने तुम कड़के रहना. अब मम्मी ने ये रूल बनाया, अब बड़ा बड़ा लिख के तुम्हारे रूम में भी चिपका दिया कि ताकि तुम्हें याद रहे कि भैया पॉकेट मनी गई, ठीक है. अब मुझे बताओ क्या ये लॉ है? इज इट अ लॉ? इट्स अ रूल, ठीक है, ऑफ योर मम्मी, मेड बाय योर मम्मी इन योर हाउस. बट कैन यू कॉल इट अ लॉ? नो. आंसर आ गया नहीं. हाँ भैया नहीं ये लॉ नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लीगल इफेक्ट नहीं है ना. तो ये लीगल इफेक्ट अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है. देखो लॉ में सबसे पहले जो आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ, नो डाउट इट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है जी.
और इस लॉ में अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला जो एक एक्ट आप समझते हो ना, व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट? एक्ट मतलब कानून, है ना? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज हम सिर्फ जनरल इनके बारे में समझेंगे, थोड़ा बेसिक समझेंगे, एक दो केस लॉस पढ़ेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको कोई सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रही हूं, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ जिससे तुम्हारे दिमाग की बत्ती जले कि हाँ भैया ये है लॉ, ये पढ़ना है हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे इंटर में, एग्जाम में, सब में आता है दोबारा से नेक्स्ट लेवल, ठीक है? अब देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब मैं बात करती हूँ तो एक्ट का मतलब क्या हो गया तुम्हारा लॉ, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय अथॉरिटी, मेड बाय योर पार्लियामेंट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट। एक दिन लॉ पे, एक्ट पे, रूल्स पे, इनकी डेफिनेशंस पे भी मैं क्लास रखूंगी, ठीक है? छूटेगा कुछ नहीं बच्चा, एक एक चीज लॉ कैसे पढ़ना है, सेक्शन का क्या मतलब होता है, सब सेक्शन का क्या मतलब होता है, प्रोवाइजर को क्या मतलब होता है, सब का रखता हूं, उसकी एक और अलग से क्लास, ठीक है? चलो आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? क्या लगता है आपको क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जी, सुबह सुबह तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें जबरदस्ती उठाया 5:30, क्या बेटा मदर डेयरी से दूध, अंडे, ब्रेड जाके ले, तुम्हारा कतई मन नहीं है, बिल्कुल मन नहीं। मम्मा क्या, मैं ही मिलता हूँ आपको, पापा को भेज दो ना, पापा तो सोते रहते हैं, लॉकडाउन है जी, पापा तो ऐश मार रहे हैं, मुझे उठा के भेज दो। तो मम्मी ने कहा बेटा तू भी तो ऐश मार रहे है, क्लास होती है ऑनलाइन। अरे मम्मा आज क्लास नहीं हो तो बाहर से सो जाते, चलो उठो लेकर आओ तुम दूध, अंडे, ब्रेड। अब तुम दूध, अंडे, ब्रेड लेने कहाँ गई? मदर डेयरी वाले से तुमने सारा सामान लिया, तुमने उसे 100 रुपीज दिए, 100 रुपीज का सामान था और तुम घर। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे बीच में और उस मदर डेयरी वाले के बीच में क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? अच्छा जी, केशव जी का आंसर आया है अग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल। कुशल जी का आंसर आया है डी। हाँ, तो मुझे बताओ कि ये जो तुम्हारे और मदर डेयरी वाले के बीच में हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, अग्रीमेंट है, क्या है? कुछ बच्चों ने मुझे बोला जी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अग्रीमेंट। चलो जी, लिख दिया मैंने आपकी बात सर आंखों पे। आई हैव रिटन इट अग्रीमेंट हियर। अर्जुन जी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास। हाँ जी, हमने लिख दिया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, अग्रीमेंट है। मैंने जो तुम्हें अभी एग्जांपल दिया मदर डेयरी, तुम मुझे बताओ तुम्हारा मदर डेयरी वाले के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ या तुम्हारा कोई अग्रीमेंट हुआ? यस और नो, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। हाँ जी, वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट यस और नो। केशव जी का आंसर आया नो मैम, बाकियों का फटाफट। सीएमए के बच्चों का ना सबसे बढ़िया गुण यही होना चाहिए कि भैया फास्ट, वेरी फास्ट, ठीक है? आकांक्षा नो, हाँ जी, कुशल नो, बाकी बच्चे फटाफट आंसर। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ, चुप बैठने का नहीं, अपने मन की बात बोलो जो भी तुम्हें लगता है। निधि नो, अच्छा जी। हाँ, बाकी बच्चे ना कुछ हमेशा हाँ हम हिंदुस्तानी देख रहे हैं, देखेंगे, देखते रहेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं, तो वो वाला एटीट्यूड क्या करना है, छोड़ना है मेरी लॉ की क्लास, ठीक है? अनिरुद्ध, अग्रीमेंट बट देयर इज नो लीगैलिटी। अच्छा, अब अलग बातें मेरे सामने आई। किसी ने कहा मैम वो मदर डेयरी से जो हमने दूध, अंडे, ब्रेड खरीदे वो कॉन्ट्रैक्ट है, किसी ने कहा नहीं है, किसी ने कहा मैम अग्रीमेंट है। मैंने तुम सबकी बातें, अब मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डालती हूँ, प्रकाश। देखो, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या ये दोनों एक ही चीज है? क्या ये दोनों अलग अलग बातें हैं? देखते हैं। अब देखो, अग्रीमेंट, अगर मैं तुम्हारी मदर डेयरी वाले का एग्जांपल करूं तो तुमने मदर डेयरी वाले को क्या दिया, ऑफर दिया कि भाई साहब मैं आपकी दुकान से दूध, अंडे, ब्रेड खरीदना चाहता हूं। मदर डेयरी वाले ने क्या दिया, एक्सेप्टेंस दी। हाँ जी भैया, मैं आपको दूध, अंडे, ब्रेड बेचने के लिए तैयार हूं 100 रुपए में, ठीक है जी। यानी कि जब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, तो ये क्या बन गया, ये प्रॉमिस बन गया। यानी कि अब मदर डेयरी वाला तुम्हें फ्रेश मिल्क, ब्रेड और अंडे देगा। अब इस प्रॉमिस में कुछ क्या है हमारे लिए, कंसीडरेशन भी है। कंसीडरेशन क्या भला होता है?
अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ, ये एग्जाम्पल से भी और समझाऊंगी तुम्हें। अब कंसिडरेशन की जब बात करें तो यानी कि भैया जो लेन देन है, तुम मदर डेयरी वाले को क्या दे रहे हो? 100 रुपए। मदर डेयरी वाला तुम्हें क्या दे रहा है बताओ जी? दूध, अंडे, ब्रेड। कंसिडरेशन हो गया ना, तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बन गया? अग्रीमेंट। अभी अग्रीमेंट तक चलते हैं। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट की कहीं बात नहीं की, मैंने सिर्फ अग्रीमेंट की बात की। तो अग्रीमेंट समझ में आता है क्या है? एक बंदा ऑफर देगा, दूसरा उसकी क्या देगा? एक्सेप्टेंस। ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, तो वादा हो गया। जैसे तुमने अपनी पड़ोसन को कहा, मीना जी आप हमें बहुत अच्छी लगती, आई लाइक यू वेरी मच। मीना जी ने भी कहा आप भी हमें बड़े अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा शर्मा के, थोड़ा सा कुचा के, है ना? तो क्या कर दिया? एक्सेप्टेंस। अब जब तुम्हारी तरफ से ऑफर, उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस, वादा बन गया कि आज से तुम दोनों क्या हो? रिलेशनशिप, प्रॉमिस हो गई। कंसिडरेशन क्या हो गया? लव। ठीक है जी, ये मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बोल, ठीक है? चलो जी, अब वादा हो गया, कंसिडरेशन हो गया, तो क्या बन गया? अग्रीमेंट। यानी कि जब तक तुम दोनों रिलेशनशिप में हो तो तुम कहीं किसी और को प्रपोज नहीं मार सकते, और ना ही मीना जी किसी और को प्रपोज मार सकते। तो इसी ढंग से हमारे लॉ में भी है। एक बंदा क्या देगा? ऑफर देगा, दूसरा बंदा क्या देगा? एक्सेप्टेंस देगा, तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। प्रॉमिस में कंसिडरेशन जो भी होगा, जो भी तुमने लिया, दिया है, आदान प्रदान किया है, वो कंसिडरेशन, तो हमारा क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट। लेकिन क्या अग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट है? अब इसको समझना जरूरी है। हाँ जी, ये सबको समझ में आया ना? पहले मुझे बताओ कि अग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस में इसको प्लस में लिख देती हूं मैं, यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट। हाँ जी, ठीक है ना? यहां तक समझ में आती है। अब हमें निधि जी का एक क्वेश्चन आया, मैम कंसिडरेशन का मतलब समझाना। कंसिडरेशन का मतलब होता है बच्चे, जो तुमने मुझे दी और मैंने तुम्हें, जब तुमने दूध, अंडे, ब्रेड खरीदे मदर डेयरी से, तो तुमने मदर डेयरी वाले को क्या दिया? 100 रुपए, है ना? और मदर डेयरी वाले ने तुम्हें क्या दिया? दूध, अंडे, ब्रेड। तो ये जो आदान प्रदान होता है ना अग्रीमेंट में, उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। हाँ जी, बात समझ में आ गई? हाँ जी निधि जी, आकांक्षा जी, मैं मैडम हूँ, ठीक है? चलो वैसे हमें आदत पड़ जाती है सर लिखने की, बट नहीं, मैं मैडम ही लग रही हूँ ना, सर तो नहीं लग रही। चलो अब देखो, क्लियर है? अरे आकांक्षा जी नो टेंशन, तब चलो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या हुआ? प्रॉमिस हुआ। प्रॉमिस में जब हमने कंसिडरेशन जोड़ा तो वो क्या बन गया? अग्रीमेंट। अब हमें लेकिन समझना क्या है? हमें तो समझना ये है, कॉन्ट्रैक्ट भी समझना है और अग्रीमेंट भी। अब देखो तुम्हारे सामने एक एग्जांपल और रख रही हूं, और तुम ही मुझे बताना कि वो क्या है, ठीक है? चलो, दो दोस्त हैं, एक है जय और एक है वीरू। बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता, स्टडी बड़ी फ्रेंड, कॉलेज टाइम, ठीक है जी? चलो, अब जय साहब ने तो सीएम में तीनों कर, भैया ये तीनों क्वालिफिकेशन कोई कर ले वो तो में एकदम, ठीक है ना? तो जय साहब के पास बड़ा पैसा, अंधा पैसा, ठीक है? बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगलो, इतने सारे नौकर चाकर, सुंदर सी भी, ठीक है जी? बिल्कुल ऐश्वर्या राय। अब सोच लो, मेहनत करनी है ना इनको करने में, ठीक है ना? चलो, अब वीरू साहब जो है वो खाली क्या है? बीकॉम, ग्रेजुएशन किया। उस समय तो तफरी में लगे रहे, इधर घूम उधर घूम, छोड़ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे खराब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे नवाब, ठीक है? ये वीरू जी का क्या था? फंडा। तो अब वीरू जी ने तो क्या किया? खाली बीकॉम ऑनर्स और अपनी फटफटिया चलाते 10,000 रुपए की नौकरी, ठीक है जी? अब अचानक एक दिन जय और वीरू की मुलाकात हो गई एक शॉप में। तो जय ने वीरू को कहा, वीरू ने बोला, अरे जय कैसा है भाई? अब जय जो है सूटेड बूटेड, बड़ा देखने में लग रहा था रईस। वीरू ने कहा, भाई तू तो बड़ा रईस हो गया, क्या बात है? जय ने कहा, हाँ भाई मैंने वो सीएम में तीनों ही कर ली, एक जैसी तो होती है, पेपर देता चला गया। वीरू ने कहा, हाँ बड़े ठाक लग रहे थे। तो जय ने कहा, यार अब यहाँ खड़े होकर कितनी बातें करेंगे, ऐसा करते हैं, चल किसी दिन मिलते हैं, बैठते हैं, जब मिल बैठेंगे तो यार। तो जय ने, अब सुनते जाना फैक्ट्स, जय ने वीरू को अपने यहाँ डिनर का
ऑफर दिया, ऑफर है ना ये? हाँ जी बोलो जी, सब सुन रहे हो ना? ठीक है, तो जय ने क्या दिया? ऑफर दिया कि तुम मेरे यहाँ डिनर पे। वीरू ने कहा हाँ हाँ भाई बिल्कुल आऊंगा। वीरू ने क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। वेंसडे टाइम आई सब तय हो गया एट 7 PM। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है। जय और वीरू दोनों का माइंड एक ही चीज पे एक ही तरीके से सहमत है। जय वीरू डिनर वेंसडे 7 PM, दोनों की एक ही बात पे सहमति है। जब दो लोगों की आपस में एक ही चीज पे एक ही तरीके से सहमति होती है, अग्री ऑन दी सेम थिंग, इन दी सेम मैनर, तब हम उसे क्या बोलते हैं? तब हम उसे बोलते हैं कंसेंसस एड। इसका मतलब होता है, इस प्यारी सी टर्म का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है जी, यानी कि भाई कहते हैं ना, दो दिल मिल गए तो बस फिर क्या है, प्यार होना ही था। तो यहाँ पे दो माइंड मिल गए तो क्या है, अग्रीमेंट होना ही था। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, मेरी एक छोटी सी क्वेरी है तुमसे कि भाई क्या जय और वीरू के बीच में अग्रीमेंट हुआ है? यस और नो? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बता। हाँ जी, यस, गॉश नो, बाकी बच्चे हाँ जी फटाफट बता दो। अरे फटाफट बोलो 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 आंसर, उंगलियां ऐसे। और व्हाट्सएप में तो बड़ी चलती है तुम सबकी उंगलियां। हाँ, केशव नो, आकांक्षा यस, बाकी बच्चे? अर्जुन यस, अनिरुद्ध यस, ओके 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 जी, चलिए ठीक है, कुछ यस नो मिले जुले आंसर आए हैं मेरे पास। अच्छा, अब हम अपनी चलेंगे लीगल टर्मिनोलॉजी। ऑफर है, अग्रीमेंट की देखो, अग्रीमेंट कैसे बनता है? क्या होना चाहिए? ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो प्रॉमिस तो वो बन ही जाए। और फिर उसमें किसका तड़का लगाना है? कंसिडरेशन, तो वो अग्रीमेंट बन जाए। तो अग्रीमेंट की कहानी तो हमने पढ़ ली है, अब अग्रीमेंट की कहानी इसमें चलाओ, लगाओ। ऑफर है, हाँ जी, यस और नो, फटाफट बोलो। इज देयर ऑफर? लिखो ऑफर है जी, ये रहा ऑफर। एक्सेप्टेंस है, हाँ जी, ये रही एक्सेप्टेंस वीरू की तरफ से। तो ऑफर तो है, एक्सेप्टेंस भी है, तो क्या बन गया अपने आप? प्रॉमिस। कंसिडरेशन है, हाँ जी, डिनर इज दी कंसिडरेशन। जय क्या दे रहा है? डिनर करा रहा है, और वीरू क्या ले रहा है? डिनर ले रहा है, तो ठीक है जी, कंसिडरेशन भी हो गया। सब्जेक्ट मैटर ये रहा हमारा, कंसिडरेशन ये रहा हमारा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या बन गया? अग्री। यहां तक की कहानी तो हमें क्लियर। हाँ जी, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। अब सबने भी आंसर मुझे यस दिया था कि हाँ भाई अग्रीमेंट तो है, यस अग्री। ठीक है, हमें समझ में आता है इट्स एन अग्री। ठीक है जी, अग्रीमेंट से आगे की कहानी देखते हैं, समझते हैं। अब आते हैं मुद्दे। एग्जाम्पल में देखो, अब हो गया भाई डिनर वेंसडे 7 PM, अग्रीमेंट है, मान लिया हमने। अब जय साहब के पास तो बड़ा पैसा है, जब हमारे पास बड़ा पैसा होता है तुम्हारा क्या दिल करता है कि हम सबको दिखाएं? तुम कोई नई चीज लाते हो कि तुम आईफोन लेकर आओ, देखो। उस दिन तो तुम हवा में उड़ रहे होगे और बार बार फोन निकाल के बात करोगे, दिखाओगे मेरे पास आईफोन है, सामने कोई लड़की हुई तो और आईफोन निकाल के बार बार कुछ करोगे, है ना, स्टेटस सिंबल। अब यहाँ पे जय साहब के पास इतना पैसा है तो उन्होंने कहा भैया मेरा दोस्त आ रहा, जरा मैं भी दिखाऊं। अब जय साहब ने सारे नौकरों की ड्रेस बदलवा दी, उन्हें बोला भैया जितने भी तुम्हारे पास चांदी के डिनर सेट है ना वो सब निकालो, साफ करो। कुक को बोला भैया 25 डिशेस बनेगी खाने में, मेरा दोस्त आ। ये सब करने में जय साहब ने 25,000 रुपए का खर्चा भी कर दिया। कितने का? हाँ जी, 25,000 रुपीज का खर्चा भी कर दिया। अब जय साहब उस दिन वेंसडे को 7 PM तैयार श्यार होके सिलता कुर्ता पहन के
6 बजे तैयार हो गए और अब इंतजार किसका है? अपने दोस्त वीरू का। अब तभी 6:30 बजे जय के घर के फोन की घंटी बजती है, ट्रेन ट्रेन, समझ लो पुराना वाला फोन, ठीक है। अब जय साहब ने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई वीरू की, भाई सब तैयारी हो गई क्या? जय ने कहा हाँ यार तेरे लिए आज मैंने ऐसी ऐसी तैयारी करवाई है, तू आ जा, चांदन की बोतल भी है। अब वीरू ने कहा भाई लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई है, बीवी की तबीयत खराब हो गई है, उसको लेके डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, फिर कभी आओ, आज नहीं सॉरी, ठीक है। और वीरू जी ने ये डिनर पे क्या कर दिया? कैंसिलेशन की मोहर। अब वीरू जी ने तो फोन रख दिया, कह के जय साहब को बड़ा गुस्सा, ये क्या मजाक है, बताओ 25,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए, ये आ नहीं रहा, ऐसे कैसे? क्या यहाँ पर, अब देखो मैं तुमसे क्या पूछने जा रही हूँ, तुम्हें थोड़ा फनी लग सकता है मगर इसी में सारा मुद्दा छुपा हुआ है। जय साहब क्या वीरू के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? कैन जय सू वीरू? सू का मतलब समझते हो ना सर, केस फाइल करना। हाँ जी बताओ, क्या जय वीरू के ऊपर केस फाइल कर सकता है? क्योंकि ये कहते हुए कि सर जी इसने 25,000 रुपए का नुकसान कराया, जिसने कहा था ये डिनर पे आएगा और ये फिर भी नहीं आया। हाँ जी फटाफट मुझे बताओ, हाँ यस और नो, आंसर आया मेरे पास नो। अनिरुद्ध, निधि, अरे बाकी बच्चे भी बोल दो, हाँ जी बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। अर्जुन नो, अरे सारे बच्चे बोलो ना, मैसेज भेजने में कोई पैसे नहीं लगते, ये फ्री मैसेज है, ठीक है बता दूं, हाँ कहीं डर के मारे तुम बैठे हो कहीं पैसे ना लग जाए। कुशल नो, देखो तुम्हारा आंसर आया नो, कॉमन सेंस में तो बोल दिया नो, लेकिन अगर मैं लीगल टर्म में पूछूं तो मुझे बताओ कि क्यों नो? ऑफर है, अग्रीमेंट है, सब कुछ है जी यहाँ पे, तो फिर क्यों नहीं केस फाइल कर सकता हूं? बताओ, कुछ आता है दिमाग में? वाई जय कांट सू वीरू, बताओ। तुम्हारे दिमाग में जो वर्ड आता हो बोलो, बिंदास होके बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लोचा नहीं। हाँ जी देखो, यहाँ पर हम ये कहते हैं अग्रीमेंट है, ये तो मैंने भी माना, तुम नहीं बताओगे तो बिकॉज वो उसकी मर्जी। कुशल जी अच्छा मर्जी, देखो लेकिन हम तो लीगल भाषा में बात करेंगे ना। देखो अब यहाँ पर अग्रीमेंट तो है, ये तो तुमने भी माना और ये तो मैंने भी माना और ये लॉ ने भी माना, लेकिन लॉ कहते हैं अग्रीमेंट तो बस इतना है कि भैया वादा हो, हर वादा अग्रीमेंट है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को कहा मैं दिवाली पे सिल्क की साड़ी गिफ्ट करूंगा, लेकिन भूल गए, तो मम्मी क्या उन्हें कोर्ट में लेके जाएंगी? तुमने कहा था चलो जी, बड़ी दिली तमन्ना है जरा, चलो जी आप तो तुम कोर्ट ही चलो, जरा तुम्हें बताऊं मैं क्या चीज हूं, है ना? तो ऐसा तो नहीं होता। तो यानी कि अग्रीमेंट तो बच्चे सोशल भी हो सकते, और सोशल अग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते हैं। आपने अपने फ्रेंड को कहा चलिए यार शाम को मूवी देखने चलेंगे, वो वहां पे वेट कर रहा है, तुम नहीं गए, सोशल अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है बच्चे, आप हर अग्रीमेंट को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में लेके जा सकते हो, यानी कि जिस अग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी होगी, जिस अग्रीमेंट में लीगल इंटेंशन होगी, आप सिर्फ उसी को कहां ले जा सकते हो? कोर्ट, क्योंकि ये क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आती है? तो अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग चीज है बच्चे। अब जो वीरू वाले एग्जाम्पल में देखो, सब कुछ था, ऑफर एक्सेप्टेंस सब कुछ, लेकिन क्या नहीं था? लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं थी, लीगल इंटेंशन नहीं थी। जब जय ने वीरू को डिनर में इनवाइट किया या वीरू ने डिनर की एक्सेप्टेंस दी, तो दोनों में से किसी के माइंड में नहीं था कि भैया अगर ये डिनर नहीं हुआ तो हम एक दूसरे के ऊपर केस करें। कोई क्या कोई लीगल रिलेशन में बंधना चाहते थे क्या जय और वीरू? नहीं, एक सोशल अग्रीमेंट था। सोशल अग्रीमेंट्स को अगर हम कोर्ट में ले जाने लगे ना, फिर तो हो गया। पहले बेचारी कोर्ट हमारे परेशान है, इतनी इतनी फाइल है उनके पास केसेस की। तो यहाँ पर लॉ ये कहता है
कि भाई अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है, और वो किस चीज का फर्क है, इसका लीगल एनफोर्सेबिलिटी का, लीगल इंटेंशन। तो यानी कि अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, एनफोर्सेबिलिटी यानी कि कौन सी एनफोर्सेबिलिटी, लीगल एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में और देखो अग्रीमेंट में फर्क आ गया। आर यू गेटिंग इट? यस, समझ रहे हो ना सब? हाँ जी, सुन रहे हो ना सब? ठीक है, अब तुम कहोगे मैम ये क्या बनाया, ये कहां से आ गया, ये किस चिड़िया का नाम है, बड़ी प्यारी चिड़िया। देखो अभी लॉ ना कहीं डिफाइन नहीं करता इसको, लीगल एनफोर्सेबिलिटी, लेकिन लॉ ये कहता है कि हर केस के फैक्ट्स को सुनने के बाद हम देखेंगे कि लीगल एनफोर्सेबिलिटी है या नहीं है। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें ये जय वीरू वाला एग्जांपल कराया, फैक्ट सुन के तुम्हें ही लग गया ना, नहीं मैम डिनर अगर कैंसिल हो गया तो एक दूसरे के ऊपर केस थोड़ी ना फाइल करेंगे। तुम्हारी कॉमन सेंस ने तुम्हें क्या किया, आंसर बताया, है ना। तो कोर्ट्स भी ये कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी केस आएगा तो वो अग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, ये हम किस चीज पे डिसाइड करेंगे, हम लीगल एनफोर्सेबिलिटी पे डिसाइड करेंगे। और लीगल एनफोर्सेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, केस के फैक्ट्स को सुनने के बाद। तो यहां पर मैं तुम्हें 2 केसेस कराने जा रही हूं, तुम केसेस के फैक्ट्स सुनो और उसके बाद तुम खुद ही मुझे जजमेंट दे। तुम जज हो, मैं वकील हूं, मैं तुम्हारे सामने केस पेश कर रही हूँ, ठीक है जज साहब? तो मेरे सारे जजेस तैयार हैं? हाँ जी, मेरे सारे जजेस तैयार हैं। अरे अंगूठा दिखा दो यार, ऐसे थम्स अप ऐसे नहीं लगेंगे। हाँ जी, मेरे सारे जजेस तैयार हैं, बताओ फटाफट। चलो जी, सब तैयार है, चलो आओ देखते हैं, इसके पीपीटी से देखते हैं। मैं पीपीटी खोल रही हूँ। चलो, पहला केस हमारे सामने आता है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, ठीक है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, डिसाइडेड केस लॉ है। अच्छा, केस लॉ को समझते ना क्या होता है, यानी कि वो केसेस जो जजेस के सामने कोर्ट्स में एक्चुअली में आए और फिर उन केसेस में जजेस ने जो भी जजमेंट दी होती है ना, उसे हम आगे तक रेफर करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर एक हस्बैंड एंड वाइफ है। हस्बैंड कहाँ पे काम करता है, सैलून में काम करता है, और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कहाँ आए हैं, घूमने, इंग्लैंड में आए, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ का नाम क्या है, बेल्फोर, मिस्टर बेल्फोर एंड मिसेस बेल्फोर, इसलिए इस केस का नाम है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। वर्सेस का मतलब तो सबको पता है, जो केस फाइल करता है उसका नाम पहले, जिसके ऊपर केस फाइल किया जाता है उसका नाम बाद। यहाँ तो दोनों ही बेल्फोर है, तो इसलिए बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। अब हस्बैंड का काम करता है सैलून में, दोनों कहाँ आए हैं, इंग्लैंड में आए हैं घूमने। अब इंग्लैंड जाके होता क्या है कि वाइफ पड़ जाती है बीमार, ठीक है। तो अब डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि भाई आप तो रेस्ट करो, आप तो अभी ट्रैवल नहीं कर सकते। तो वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला, देखो तुम्हारी तो जॉब है सैलून में, तो तुम जाओ तो ना तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी, मैं यहीं रहती हूँ, इलाज कराती हूँ, और जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं डार्लिंग हनी, तुम अकेले कैसे रहोगे। तो लेकिन यहाँ पर फिर वाइफ के कहने पर वो बात मान जाता है, यानी कि हस्बैंड ने तो क्या किया, लेटर रिटर्न टू सैलून अलोन, और वाइफ कहाँ रह गई, इंग्लैंड में, फॉर हेल्थ रीजंस। अब हस्बैंड यहाँ चला गया, वाइफ यहाँ पर है, तो हस्बैंड को लगा यार मेरी बीवी जो है सारे खर्चे कैसे उठाएगी। तो हस्बैंड ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, 30 पाउंड पर मंथ ऐसा मेंटेनेंस दूंगा। भाई तुम्हें भी तो अपने खर्चे पानी के लिए सारी चीजें चाहिए, है ना, ठीक है जी। लेकिन अब जब हस्बैंड चला गया, कुछ टाइम उसने पैसे भी दिए अपनी वाइफ को, ही फॉलन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और 6 महीने के बाद वाइफ को पैसे नहीं मिले, तो उसने फोन किया अपने हस्बैंड को। तो हस्बैंड ने
फोन पे कहा सॉरी डियर, नाउ आई लव समबडी एल्स, तो सो सॉरी, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, अब हमारी शादी जो है वो टूट गई। तो पत्नी का दिल तो जो है वो बिल्कुल बेचारी का ऐसे ही टूट गया। हस्बैंड तो सॉरी कह के पीछे हट गया जी, सो सॉरी, ठीक है ना। और हस्बैंड ने कहा तो मैं तुम्हें पेमेंट भी नहीं कर सकता, मैं दो थोड़ी ना लेडीज को पेमेंट कर दूँ, तुम्हें भी दूं, उधर उसके भी खर्चे उठाऊं, तो अब तुम अपना खुद देख। अब वाइफ को बड़ा वाइफ मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मुझे तो तुमने मेंटेनेंस के पैसे जो मुझसे तुमने कितने किए थे, 30 पाउंड जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किए थे वो देने पड़ेंगे। एंड वाइफ सूड हस्बैंड, वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर क्या कर दिया, केस, ठीक है जी। केस सबको समझ में आया। हस्बैंड वाइफ है, इंग्लैंड गए घूमने, वाइफ बीमार पड़ गई, वाइफ ने कहा तुम वापस जाओ, हस्बैंड ने प्रॉमिस किया मैं तुम्हें 30 पाउंड दूंगा पर हूँ, हस्बैंड ने कुछ टाइम दिया, उसके बाद उसने कहा कि सॉरी अब मैं तुम्हें मेंटेनेंस नहीं दूंगा बिकॉज आई लव समबडी एल्स। अब वाइफ ने केस फाइल किया है। अब मुझे ये बताओ कि वाइफ को ये 30 पाउंड मेंटेनेंस के मिलेंगे या नहीं। और देखो लीगल पैरामीटर्स में देखना, पहले देखो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट है तो क्या उसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी है, और अगर लीगल एनफोर्सेबिलिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट है तभी आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें क्या चेक करना है, कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। और ऑफर वाले स्टेप से चालू हो जाओ। हाँ जी फटाफट बताओ। अच्छा जी आंसर आया है, बाकी बच्चे भी आंसर दे दो, 3-4 बच्चे हैं जो मुझे आंसर कर रहे हैं। अरे बाकी हिंदुस्तानियों भी कुछ बोल दो। यस मैम, यस 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 यस, अच्छा सब कह रहे मिलेंगे। अच्छा जी, और कोई बच्चा नो वाला भी है, एनीबडी और नो? हाँ जी कोई है नो वाला? अच्छा अनिरुद्ध जी का आंसर आया नो। अनिरुद्ध जी सही बाजी मारी आपने। हाँ चलो देखो, ऑफर है यही लिखती जा रही हूँ, जो पढ़ाया है ना मैं कुछ अलग नहीं जा रही, मैं तो लीगल उस पे चल रही हूँ। वो देखे ना कानून की देवी आंख पे पट्टी बंदी होती है, तराजू ऐसे लटक रहा होता है ना, क्यों होता है वो? ये इमोशंस नहीं देखने, हाय बेचारी वो नहीं देखना, हमें तो लीगल पैरामीटर्स पे तोलना है। तो देखो ऑफर है, हाँ जी है, एक्सेप्टेंस है, हाँ जी है, ये दोनों है, कंसिडरेशन है, हाँ जी 30 पाउंड का कंसिडरेशन भी है, ठीक है जी। तो ये दोनों मिले तो क्या बना, प्रॉमिस, प्रॉमिस में क्या मिल गया, कंसिडरेशन, तो क्या बन गया, अग्रीमेंट। चलो जी अग्रीमेंट है जी, मैंने भी माना। अब देखना तो लेकिन ये नहीं है कि अग्रीमेंट है या नहीं है, देखना तो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो अग्रीमेंट में अब हमें क्या चाहिए, लीगल एनफोर्सेबिलिटी, तभी तो ये बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि असली मुद्दा तो ये है, ये चेक करना है कि ये वाला मसाला इसमें डला है या नहीं। अब मुझे बताओ, जैसे अभी मैंने तुम्हें कहा कि पापा ने प्रॉमिस किया मम्मा को कि मैं सिल्क की साड़ी लाके दूंगा, नहीं लाके दूं, हाँ जी, क्या मम्मा ने कोर्ट में जाए। हस्बैंड और वाइफ ने जब ये 30 पाउंड की बात कही थी तो बच्चे दोनों प्यार मोहब्बत है, सोशल अग्रीमेंट नहीं था, प्यार मोहब्बत में किया होगा कि नहीं नहीं मैं तो दूर जा रहा हूँ तो तुम ये रख लो, ये रख लो, पैसे रख लो। तुम मौसी के जाते हो, मौसी ने 500 का शगन पकड़ा दिया, हाँ जी क्या है वो, अब बोला नहीं नहीं बेटा तुम अपने लिए ना इससे कोई टी शर्ट ले लेना, क्या है वो, सोशल अग्रीमेंट। अब देखो कोर्ट ने भी यही बोला, आते हैं डिसीजन पे, आ जाओ। कोर्ट ने बोला वाइफ कुड नॉट सक्सीड। एक फर्स्ट पॉइंट अभी छोड़ दो, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, तुम सेकंड पॉइंट पे आओ सीधा। क्यों वाइफ सक्सीड नहीं कर सकती, बिकॉज अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज दी पार्टीज डू नॉट इंटेंड देम टू बी लीगली बाइंडिंग। जब इन्होंने प्रॉमिस किया था एक दूसरे से, तब किसी के भी माइंड में कोई भी लीगल इंटेंशन नहीं है। ये तो सोशल अग्रीमेंट हो गया, नहीं हस्बैंड वाइफ तो दिन में पता नहीं 36,000 के वादे करते हैं, उन्हें लेके थोड़ी ना कोर्ट पे बैठ के झगड़ा करेंगे। और लीगल एनफोर्सेबिलिटी कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। कोर्ट कहता है हमारे सामने तो जैसे जैसे केस आएगा तो उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। लेकिन फिर तुम कहोगे क्या मैम हस्बैंड और वाइफ के बीच में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता? नहीं भाई ऐसा भी नहीं। अभी एक केस और ला रही हूँ, तुम्हें और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पहले मुझे यहाँ तक बताओ, सबको समझ में आया, यस और नो?
हाँ जी फटाफट बताओ, मैं चैट बॉक्स में देखती हूँ, यस और नो। हाँ जी अनिरुद्ध जी का आ गया कुशल, यस। अरे बाकी बच्चे भी बोल दो यार, यहाँ तो बोलना भी नहीं है, सिर्फ टाइप करना है। ओके वर्ष का भी आ गया यस, निधि का भी यस। हाँ बच्चे तो बिल्कुल यहाँ पर कोर्ट ने बोला कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है भैया, हस्बैंड वाइफ के बीच के प्यार मोहब्बत की बात थी। लेकिन ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं तुम्हें एक केस और करा रही हूँ, मैरिड वर्सेस मैरिड। आ जाओ, ये पढ़ते ही तुम्हें बिल्कुल सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अब मैरिड वर्सेस मैरिड में भी देखो दोनों हस्बैंड वाइफ है, एक बार मुझे लगता है शादी नहीं करनी है, झमेला है ना एकदम वाला। अब दोनों की शादी हुई, बड़े अभी तो अच्छा अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, हनी डार्लिंग स्वीटहार्ट वाला टाइम चल रहा है। दोनों ने मिलकर क्या किया, एक घर फाइनेंस कराया था, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं ना तो ईएमआई देते हैं, और दोनों के ज्वाइंट नेम पे क्या है वो घर। अब कुछ टाइम के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा शुरू हो गया। हस्बैंड बोला तुम वही मनूस, जब तुम्हारी शक्ल देख के जाता ना ऑफिस में मेरा काम खराब हो जाता। अब वाइफ ने भी बोला तुम तो महामनुष्य, अब तू तो मैं इतनी शुरू हो गई, ये रोज ही लड़ाई चल। तो अब हस्बैंड ने एक दिन आके अपनी वाइफ को बोला भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे तो कोई और पसंद आ गया, तो अब तुम अपना रास्ता ना, और मैं तो जा रहा हूँ। तो वाइफ ने कहा ठीक है घर मेरे काम कर दो। तो अब देखो क्या होता है, हस्बैंड लेफ्ट हिज वाइफ, लेकिन जाते जाते देखो इनके बीच में क्या बात है। हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हें 40 पाउंड पर मंथ मेंटेनेंस दूंगा, और इस 40 पाउंड्स में से तुम क्या पे करोगी, मॉर्गेज पे करोगी, यानी जो मंथली जो भी ईएमआई है वो तुम। जिस दिन ये पूरे का पूरा लोन खत्म हो गया, जिस दिन हमारा घर जो है बरी हो गया, छूट गया, मॉर्गेज पे हो गई, खत्म हो गया, मैं ये घर ज्वाइंट नेम से तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, यानी कि बीवी के नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। हस्बैंड ने ऐसा बोला, लेकिन बीवी ने बोला तुम तो बड़े डैश किस्म के इंसान हो, मुझे भरोसा नहीं, रुको कागज लेकर आती। वो अंदर गई, A4 साइज का एक पेपर लेकर आई, उस पे लिखा, बोला साइन करो। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ने उस पे क्या किया, साइन। कोई स्टैम्प पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, प्लेन पेपर पे दे हैव रिटन, ठीक है। तो ही रोट दिस डाउन एंड साइन द पेपर। अब जो 40 पाउंड वाइफ को मिलते थे उसमें से वो मॉर्गेज पे करती थी। अब जब पूरा लोन पे हो गया तो वाइफ ने कहा कि भाई लाओ अब तुम ये घर मेरे नाम करो। तो हस्बैंड ने क्या किया, रिफ्यूज टू ट्रांसफर दिया, मैं नहीं करता, चल जा। तो भाई को बड़ा गुस्सा आया, यार ये कैसे। तो हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं ये हमारी कब बात हुई थी, चल छुट्टी। भाई ने कहा कोई ड्यूटी वूटी नहीं हूँ, देखो जी इसी ने लिखवाया था, मुझे पता था तुम बड़े डैश किस्म के इंसान। अब झगड़ा कहाँ गया खुद। अब मुझे बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, यस और नो, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिख के। हाँ जी आ जाओ जी, चलो जी लिखो, फटाफट लिखो, राइट डाउन। यस और नो, आकांक्षा यस, अर्जुन यस, निधि यस, गौश यस, हाँ जी यस 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 यस, बताओ बताओ बाकी बच्चे भी। अनिरुद्ध यस। देखो बच्चे यहाँ पे तुम सबका यस आया, क्यों है तो ये भी हस्बैंड वाइफ का केस, लेकिन ऑब्वियसली देखो ऑफर है, बिल्कुल है जी। हस्बैंड ने बोला ना भाई ऐसा कर लेते कि मैं मेंटेनेंस दूंगा तुम उसमें से पे कर देना, वाइफ ने क्या दी, एक्सेप्टेंस दे दी। घर क्या है इनके लिए, कंसिडरेशन है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है, तो क्या है, अग्रीमेंट है। हाँ जी, अब अग्रीमेंट में हमें क्या देखना है, क्या एनफोर्सेबिलिटी है, बिल्कुल है जी, क्योंकि उन्होंने जब ये टर्म्स राइट डाउन की, ये लिखी, तो दोनों झगड़ रहे थे। ये कोई प्यार मोहब्बत वाला सोशल अग्रीमेंट नहीं था। जब दो व्यक्ति झगड़ रहे होते हैं और जब वो किसी भी तरीके का सेटलमेंट करते हैं तो उनकी यही इंटेंशन होती है कि भैया कल को इसने नहीं माना तो मैं ऐसे कोर्ट ले जाऊंगा, इसने नहीं माना तो मैं कोर्ट ले जाऊंगा। वो दोनों एक लीगल रिलेशन में, एक लीगल सेटलमेंट में आना चाहते हैं। तो कोर्ट ने भी यही बोला भैया ये तो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, डिवोर्स होने वाला था, इनकी मैरिज का एट द वर्ज ऑफ डिवोर्स थी, कोई प्यार मोहब्बत वाला अग्रीमेंट नहीं था। और ऊपर से उन्होंने क्या किया, पेपर भी साइन किया,
ये पेपर और एविडेंस दिखाता है कि इनकी लीगल इंटेंशन थी, और अगर लीगल इंटेंशन थी तो फिर ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो यस, आप झगड़ा लेकर कहां चले जाओ, आप कोर्ट में चले जाओ। तो देखो कोर्ट ने क्या, कोर्ट ने बोला व्हेन द अग्रीमेंट वाज मेड द हस्बैंड एंड वाइफ वर नो लॉन्गर लिविंग टुगेदर, साथ भी नहीं रह रहे थे, तो उनकी क्या इंटेंशन थी कि अग्रीमेंट कैसा हो, बाइंडिंग हो। और इस इंटेंशन को हम एविडेंस भी कर सकते हैं बाय राइटिंग, क्योंकि उन्होंने पेपर पे भी लिखा है। द हस्बैंड हैड टू ट्रांसफर द हाउस, हस्बैंड को क्या करना पड़ेगा, ये घर वाइफ को ट्रांसफर करना। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है या फादर एंड सन का रिलेशन है तो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, होते हुए फादर एंड सन के बीच में तो कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं प्रॉपर्टीज को लेकर। लेकिन हर अग्रीमेंट में हमें यह देखना है कि लीगल एनफोर्सेबिलिटी है या फिर नहीं। अग्रीमेंट तो सारे हैं, जहां पर भी दो लोग एक ही बात पे एक ही तरीके से सहमत हो जाते हैं वो सारे अग्रीमेंट है, लेकिन सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। जिन अग्रीमेंट्स में लीगल एनफोर्सेबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ वही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, यहां तक बात सबको समझ में आती है ना। देखो तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2H इसी की बात करता है। अग्रीमेंट, क्या डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, अग्रीमेंट enforceable by law is contract. This is the definition of, तो agreement plus enforceability is equal to contract. तो definition भी यही कहती है जो अभी मैंने तुम्हें, what is the definition of contract? Agreement enforceable by law. enforceable by law का क्या मतलब है, जो लॉ की आइज में एग्जिस्ट कर, यानी कि जिसमें लीगल इंटेंशन हो, जिसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी हो, तो वही अग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट को ही आप कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, हर अग्रीमेंट को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ जी, ये बात सबको समझ में आती है ना। अब ये तो हमें समझ में आ गया, यस मैडम। अब मैं तुम्हारे सामने एक स्टेटमेंट लिख रही हूं, फटाफट से मुझे बताना यस और नो, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। All agreements are contract. True or false? हाँ जी, फटाफट बताओ। False, false. केशव, गौरव, हाँ जी, बाकी बच्चे, आकांक्षा false, अनिरुद्ध false, हाँ निधि false, yes it's false। सारे अग्रीमेंट्स तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। और अगर मैं ये लिखूं all contracts are agreements, तो ये बताओ ट्रू और फॉल्स, फटाफट बताओ मुझे। ट्रू, ट्रू, आकांक्षा गौरव, अरे यार तुमसे सारे के सारे बिल्कुल, अब चलो बढ़िया जी, एडवांस में रिस्पॉन्स कर रहे हो, यस दिस इज ट्रू। सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो निकला ही अग्रीमेंट से है ना, तो यस दिस इज ट्रू। तो यानी कि तुम्हें अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का फंडा तो समझ में आ गया है, क्लियर है ना, ठीक है जी। अब एक चीज देखो यहाँ पे, बस मैं 5 मिनट और तुम्हारे लूंगी, एक चीज थोड़ी सी समझ लो। देखो यहाँ पर हम ये कहते हैं, जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं ना बच्चे, तो हम ये कहते हैं ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को ही हम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को के लिए देखो हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कहते हैं ना टेस्टी डिश बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, मीठ मसाले चाहिए होते हैं, वो सारे होंगे ना तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बने। क्योंकि हम सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते, आप सिर्फ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स कोर्ट में लेके जा सकते हो। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वैलिड ऑफर। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए हमारे पास, वैलिड एक्सेप्टेंस। और मैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिख रही हूँ ना, सब पे 1-2 क्लास लगेंगी, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ लिस्ट डाउन कर रही हूँ ये, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं इसमें,
वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बालिग भी तो होने चाहिए। क्या दो बच्चे, एक 12 साल का, एक 13 साल का, निक्कू से टिक्कू, हाँ जी, अपने पापा की मकान बेच रहे और खरीद रहे हैं, वैलिड हो जाएगा क्या? नहीं। तो भैया जो अग्रीमेंट कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो पागल नहीं है, वो बच्चे नहीं है, तभी तो उनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ये भी तो देखना पड़ेगा अंडर द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनकी क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। इनके कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, वो लॉफुल होना चाहिए। ये सारी चीजें होंगी तभी एक कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हाँ जी, ये बात समझ में आती। और नेक्स्ट क्लास में हम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे? अनसाउंड माइंड, यानी कि पागल व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। वगैरह में सारे ये कॉन्ट्रैक्ट में आप मान के चलो आराम से 10-15 क्लासेस तो लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे भैया कॉन्ट्रैक्ट कर कौन सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, तब तो कहानी आगे बढ़ाए ना। और ऑफर और एक्सेप्टेंस में हमेशा याद रखना कि हमेशा पहले ऑफर होगा और उसके बाद एक्सेप्टेंस। पहले एक्सेप्टेंस हो जाए बाद में ऑफर हो, ऐसा नहीं हो सकता, उल्टी गंगा नहीं मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने। और उसमें सबसे पहली कैटेगरी हम कौन सी पढ़ेंगे? अनसाउंड माइंड, ठीक है जी। तो यहां तक पहले मुझे बताइए, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट है? हाँ जी, यस, एनीबडी वांट्स टू रेज हैंड? किसी को हैंड रेज करना है? यस, अच्छा जी, क्लियर है सबको? सारा क्लियर है, वेरी गुड। तो ठीक है फिर बच्चे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अनसाउंड माइंड पहली क्लास में पागल लोगों को पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलो जी, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग। तो ठीक है फिर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, कुछ बच्चों का मेरे पास वो आ रहा था कि रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि मैम जूम पे रहे क्लास बेटर है क्योंकि डाटा कम लगता है, ऐसा कुछ है क्या? आई डोंट नो, बट समथिंग इज लाइक दैट, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता शायद, ठीक है, चलो। तो चलिए जी, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, सी यू। बच्चे नेक्स्ट क्लास आपको पूरा शेड्यूल जो है रिसेप्शन से मिल जाएगा, मुझे भी वहीं से मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का जो भी आपका शेड्यूल होगा वो सारा मिल जाएगा, बुक्स कैसे मिलेंगी, टेस्ट पेपर्स कैसे कैसे मिलेंगे आपको, नोट्स कैसे मिलेंगे, क्लासेस कैसे आएंगे, वो सब आपको वहीं से डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अर्जुन जी, सारे बच्चे, बाय बाय।